संतोष मंडल जी कहा था मैं कैमरे से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम की करवाइए, हम सारे मोबाइल संतोष मंडल जी को भूखे देके सिंगला जी सामने। एक मिनट सर, एक मिनट। हमारे बीच संस्था के प्रधान अमित गुप्ता जी हैं, अजय गुप्ता जी, संजय सिंगला जी रिक्वेस्ट करूँगा कि सीटू जी हमारे अनिल गुप्ता सीटू अमित गुप्ता जी को भूखे देकर स्वागत करेंगे। हमारे बीच राकेश देवगन जी भी हैं। आप राइस इंडस्ट्रियल स्टेट वेलफेयर एसोसिएशन के आप प्रधान हैं। मैं मुझे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब बड़ी समस्या जो इंडस्ट्रीज को आपको जो फेस हो रही है थोड़ा हमें अवगत कराएं, सो दैट अगर हम कुछ कर सकें तो निश्चित रूप से हम उसका प्रयास करेंगे, रास्ते और स्टेट लेवल पर उठाने का उसको हल करने का प्रयास करेंगे। राकेश। थैंक यू सर। पहले मेरे पत्रकार बंधु छाया और जो भी मंच पर आते हैं और बाहर से आए जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट व्यापारी हैं उन सबका मैं सोनीपत में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये मीटिंग मुझे लग रहा है तो पहली बार कि जो समस्याएं हैं उन समस्या के निवारण के लिए मीटिंग बहुत देर से शुरू हुई है। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या है, जब सब कुछ लुटी गया यहाँ पर सबका, मुझे समझ में नहीं आता कि गवर्नमेंट को नहीं पता, जहाँ सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता, जहाँ यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता, जहाँ नेताओं को नहीं पता कि एक फार्म हाउस के ऊपर हाई कोर्ट की जज की गाड़ी रुक जाती है तो अगले दिन फार्म हाउस बंद हो जाते हैं अलीपुर के। सबको पता है ये जीटी रोड बंद होगा, किसी को नजर नहीं आएगा। हम लोग हर जगह मिले हैं, सीएम से भी मिले हैं, होम मिनिस्ट्री तक भी गए हैं, सब जगह गए हैं, सबने की गोलियां दी हैं, कुछ नहीं होता इंडस्ट्रीज के लिए। मैं पहले बता दूं, बहुत सारे सेमिनार अटेंड किए, बहुत सारे पत्रकार बंधुओं के साथ मैं रूबरू होता रहता हूँ, हमारी बातचीत होती रहती है, हर दूसरे तीसरे दिन हमारे देश भी इसके अंदर आते रहते हैं। कि मैं कहता हूँ एक ऐसा मंच तैयार होना चाहिए, ऐसा स्ट्रॉन्ग मंच तैयार होना चाहिए जब 3 आदमी जाए तो लोगों को पता होगी वहां से आएंगे। हम लोग क्या करते हैं कि हमारी कई मंच है, आज आप हो कल दूसरा एक मंच वाला आ जाएगा, परसों कोई तीसरे वाला आएगा, चौथे दिन कोई दूसरा आ जाता है। ये मतलब ऐसी भीड़ इकट्ठी करने का, ऐसी मीटिंग करने का जब पैदा है जब हम बिल्कुल अपने मन से भी, तन से भी, धन से भी लड़ रहे हैं कि हाँ हमें ये लड़ना है, हमें ये लड़ाई लड़नी है, हमें अपने व्यापारी भाइयों के साथ ये रहना है। जब तक ये समस्या बहुत है, कहीं से भी शुरू करो, समस्याओं का निवारण नहीं होता, समस्याओं से लड़ने को व्यापारी भी पड़ता है। फाइनेंशियली ये लोग बहादुरगढ़ कह दूं, मैं कुंडली कह दूं, राई कह दूं, बड़ी कह दूं, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट कह दूं, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट को ले लो, बहादुरगढ़ डिस्ट्रिक्ट को ले लो, दोनों में जाते हैं। ये फाइनेंशियली इनके ऊपर मार नहीं पड़ी, मेंटली भी टॉर्चर हुए हैं ये लोग। जब ये कुंडली बॉर्डर पे आते हैं ना हम लोग, तो हम ये सोचते हैं कौन सा रास्ता लेके हम अपनी फैक्ट्री पहुंचे। जब फैक्ट्री के लिए घर से निकलना होता है, फैक्ट्री के लिए भी सोचते हैं कौन से रास्ते जाएं कि हमें रास्ते में भीड़ ना मिले, हमारी गाड़ी घर तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। घर वाले अलग चिंता करते रहते थे। ये जितने मेरे बाहर के दिल्ली से आए हुए जितने भी इंडस्ट्रीज थे सबको पता है कि सबके साथ समस्याएं नहीं है, लेकिन रास्ता रोक लेना ये तो फिर आम बात होगी ना, आगे तक होता रहेगा। आज इन्हें रोका कल रोक गया, कैसे रोकेगा। कोई ऐसा स्थायी समाधान होना चाहिए, कोई ऐसा सबको मिलकर कानून रिक्वेस्ट करनी चाहिए सेंटर को कि जी रास्ते नहीं रोकेंगे। आपको सबको पता ना फंडामेंटल राइट्स आए हैं तुम्हारे, सबको पता, बड़े अच्छा संविधान में लिखा हुआ है कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं हो सकता। हो रहा है ना, किया क्या किसने, ये बता दो मेरे। और जब तक हम मिलकर हम स्टर नहीं होंगे, हम इकट्ठे नहीं होंगे, हमें कोई सुनने वाला नहीं। सब हमें प्यार करेंगे, पुचकारेंगे, चाय पिलाएंगे, रोटी पिलाएंगे, सोचेंगे जाओ जी चले जाओ। सीएम हाउस में भी ये होता है, सब जगह यही होता है। तो मैं तो चाहता हूँ कि सभी आप जो इकट्ठे होने शुरू हुए हैं तो एक दृढ़ मजबूत एक दीवार की तरह खड़े हो जाए। पर उसके लिए प्रयास भी काफी किए गए थे, कितने सफल हुए कितने सफल नहीं हुए वाला इशू है। हमारा मकसद जैसे आप यहाँ आए तो समझना और उसको ऊपर तक, ऊपर का मतलब है प्राइवेट स्तर तक अपनी बात को कम्युनिकेट करने का प्रयास करना है। और आपका सर यहाँ आना हमें अच्छा इसलिए लगता है कि आप अपना दर्द हमें बता रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आपने सबको मालूम है, अभी आपने जो मंत्री का या किसी जज का एग्जाम्पल दिया ऐसा है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें बार बार कहना पड़ता है। हमारे बीच संजय सिंगला जी जो सोनीपत के प्रधान हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सा और बताएं। फिर मैं जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उनसे, अगर आप में से कोई भाई यहाँ की जो विशेष कोई समस्या है, वैसे तो
राकेश भाई ने और महेंद्र जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि हम टूट रहे हैं, बहुत स्थिति दयनीय हो गई। तो फिर भी मैं सनी सिंह से रिक्वेस्ट करूँगा, उसके बाद अगर भाई कोई भी अगर मन की बात कहना चाहे तो आपका स्वागत। सनी सिंह। आदरणीय मंच, मेरे राय और कुंडली के सभी प्रधानगण, प्रतिनिधि, व्यापारी प्रतिनिधि, राकेश देव जी, हमारे महेंद्र जी और जितने भी हमारे साथी प्रेस के आए, आज मैं बड़े दुख के साथ कहना चाह रहा हूँ कि देवगन जी का दर्द जो इन्होंने बयान किया है, मैं कह रहा हूँ कि बहुत थोड़े शब्दों में इन्होंने कर पाए, क्योंकि पिछले 3-4 साल से, चाहे पहले वो आरक्षण का मुद्दा था, उसके बाद फिर कोरोना काल और अब ये रास्ता था। सोनीपत तो एक ऐसा हब हो गया, यहाँ मेरे ख्याल से लोग हमारे जो व्यापारी हैं ऊपर से कुछ दिखाई दे रहे हैं लेकिन नीचे अंदर खोखले हो चुके हैं। और जहाँ तक सुनवाई की बात है तो एक तरफा तो कहा जाता है कि किसानों ने रास्ते रोक रखे हैं, लेकिन हमारा रास्ता सरकार ने भी रोक रखा है। अगर किसानों के रास्ते से हम रिक्वेस्ट करके, क्योंकि मेरी भी कई संगठनों से लगातार बातचीत चल रही है, बहादुरगढ़ में भी आपने देखा होगा कि वो 2.5 फुट के 2 रास्ते मोटरसाइकिल के लिए खोले जा चुके हैं, लेकिन यहाँ जो पुलिस का बैरिकेडिंग है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। पुलिस अपने बैरिकेडिंग क्यों नहीं हटा रही? जब सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश आ गए हैं, सरकार भी कह रही है कि हमने खोल दिए, मांगे भी मान ली है, तो फिर सरकार व्यापारी के प्रति सीरियस कहाँ है? हम लगातार इसी बात से, हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से भी यही कहना चाहते हैं कि आप यहाँ पे अपना पूरा जोर शोर लगा के पूरे इंडिया के अंदर, ये एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, कोई यहाँ एक रास्ता रुक गया नहीं, ये जीटी रोड रुका हुआ है और ये फंडामेंटल राइट है, जैसे देवगन जी ने हमारा बताया। तो हमारे जितने भी राष्ट्रीय नेता हैं, इसके लिए चाहे इन्होंने दिल्ली में कहीं भी या कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे इस आवाज को सही तरीके से उठाया जाए, और सही तरीके से उठाने के बाद जो हमारे व्यापारी साथी हैं जिन्होंने आरक्षण यहाँ पे झेला है जीटी रोड पे लगातार, हम उस आरक्षण के टाइम के भी दुखी लोग हैं हमारे व्यापारी। उसके बाद कोरोना काल में तो चलो सभी थे, और अब ये जो मुद्दा चल रहा है ये कृषि कानून का, इस पे जो हमारा व्यापारी है इनके लिए राहत पैकेज की भी घोषणा होनी चाहिए। इन हमारे व्यापारियों को इस दौरान जितने दिन ये फैक्ट्री रास्ते बंद रहते हैं, इनके बिजली के बिल माफ, इनकी चाहे लिमिट्स हैं, उनके बैंक के ब्याज या और अन्य राहत पैकेज, जब एक किसी भी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, जरा सा कहीं ओलावृष्टि हो जाती है या किसी किसान के साथ या अन्य कहीं कोई दारू पी के भी जरा मर जाता है या कोई कहीं कुछ होता है, तो सरकार एकदम मुआवजे की घोषणा कर देती है। ये व्यापारी एक दुधारू गाय है जो हर डिपार्टमेंट इस व्यापारी से चलता है, फिर इस व्यापारी के लिए क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, क्योंकि ये हमारे संगठन की कमी है। और हमारे संगठन, जैसे कहा भाई, हम कहीं ना होकर एक मजबूत संगठन होकर, और इस मुद्दे पे ऐसा होना चाहिए कि व्यापारी उठ गए तो सब कुछ सरकार हिल जानी चाहिए, वो चीज होनी चाहिए, जब जाकर व्यापारियों की सुनवाई होगी। और मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से पुनः मांग करता हूँ प्रेस के माध्यम से भी कि जल्द से जल्द ये रास्ते खाली करवाए जाए, व्यापारियों को राहत दिलाई जाए, राहत पैकेज। साथियों, जिस तरह से अभी चाहे पानीपत की बात आई हो, चाहे मल्लपुर की बात आई हो, या हरियाणा की बात कर लें, आज पूरे प्रदेश में उद्योग व्यापार की स्थितियां दिन पे दिन कठिनाईपूर्ण होती जा रही है। इसके लिए बिल्कुल निष्पक्ष रूप से राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन पूर्णतः ये किसी राजनीतिक दल से प्रतिबद्ध संगठन नहीं। इस संगठन का उद्देश्य ये है, जो आज आवाज़ चाहे कुंडली की हो, चाहे राय की हो, या XYZ कहीं की देश के किसी भी कोने की आवाज़ हो, उस आवाज़ को निष्पक्ष रूप से प्रदेश सरकार और भारत सरकार तक उस आवाज़ को पहुंचाना, उसकी लड़ाई तब तक लड़ना जब तक उसमें अंजाम तक पहुंच नहीं जाती, राहत नहीं मिल जाती। आज जहां पर निजी क्षेत्र की आरक्षण वाली बात, मुझे नहीं पता कि देश के अंदर जितने भी राज्य हैं, सबसे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को पता नहीं कौन सी जल्दी पड़ी कि सबसे पहले मैं समझता हूँ 75% का आरक्षण सिर्फ हरियाणा में ही लागू हुआ है, जबकि हरियाणा में जो स्किलफुल लेबर है उसकी उपलब्धता कम है, क्योंकि कृषि प्रधान ये स्टेट है।
यहाँ के अधिकतर लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, वो कृषि कर रहे हैं। यहाँ पर लेबर की जब उपलब्धता नहीं है तो निश्चित रूप से जब लेबर उपलब्ध नहीं होगी तो इंडस्ट्री उससे प्रभावित होगी। तो आज कहीं ना कहीं स्किलफुल लेबर की उपलब्धता ना होने के कारण आज इंडस्ट्री हमारी बंद हो रही है। और निश्चित रूप से जब जीएसटी लागू हुई थी, कहा था एक देश एक जीएसटी, एक टैक्स की बात की गई थी, तो एक देश है, एक नियम पूरे देश में लागू होना चाहिए। और ये भारतीयता की भाषा को तोड़ने का काम कर रही है, पूरे देश को, राष्ट्र की अखंडता को तोड़ने का काम जो निजी क्षेत्र में हरियाणा में आरक्षण की जो बात ली गई है, निश्चित रूप से उसको राष्ट्रीय एकता का जो स्वरूप है उसको तोड़ने का काम 75% आरक्षण देकर कहीं ना कहीं तोड़ने का काम किया गया है। इसका राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन पुरजोर विरोध करता है और इसके लिए संदर्भ में शीघ्र ही राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन का प्रतिनिधिमंडल या एक स्टेट लेवल पर और निश्चित ही जल्दी राष्ट्रीय लेवल पर बात करके, और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो पहले हम बात करेंगे और आवश्यकता पड़ेगी सड़क से लेकर संसद तक के रास्ते। जैसे आज किसानों की बात पूरे देश में भले ही समय लगा लेकिन आवाज़ उनकी सुनी गई और वो आज बिल वापस हुआ है। आज व्यापारी समाज को भी आज एकत्रित होने की आवश्यकता है, एमएसएमई सेक्टर को भी आवश्यकता है कि आज जब हमारा व्यापार खत्म हो रहा है, रोजगार खत्म हो रहा है, उसको बचाने के लिए हम सब लोग भी शीघ्र ही 1 हफ्ते से 15 दिन के टाइम में हम स्टेट लेवल पर और राष्ट्रीय लेवल के जो मददकारी लोग हैं या नेता हैं उनसे बात करेंगे, और नहीं होता तो निश्चित रूप से आपको राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन स्थानीय जितनी टीम है इनको लेकर जोड़कर एक बड़ा मूवमेंट दिल्ली में कूच करने का काम करेंगे। और जिसकी लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक आरक्षण जैसी व्यवस्था से यहाँ के लोगों को मुक्ति नहीं मिल जाती है। पॉल्यूशन के नाम पर जिस तरह से व्यापारी को एक पॉल्यूशन सिर्फ क्या है, बिल्कुल सच बात है कि पॉल्यूशन सिर्फ इंडस्ट्री से हो रहा है, इंडस्ट्री से पॉल्यूशन हो रहा है तो उससे रोजगार कितना उपलब्धता है, इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए। राजस्व कितना गया, इस पर ही सोचना चाहिए। सरकार को चिंता करने की आवश्यकता है कि जहां पर हम राजस्व दे रहे हैं, सरकार को टैक्स दे रहे हैं जो, और स्थानीय लोगों को रोजगार दे रहे हैं, देश को रोजगार दे रहे हैं, तो सरकार को एक भी शिकन नहीं आती कि स्थानीय स्तर पर जितना जो रोजगार दे रहा हो, टैक्स दे रहा हो, लेकिन उसकी समस्या पर कहीं ना कहीं चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो, केंद्र की सरकार कहीं ना कहीं आंख मूंदे हुए। इस पर शीघ्र ही हम लोग एक बड़ी रणनीति बनाकर इसकी आंदोलन की रूपरेखा बनाकर एक पहले चर्चा करेंगे कि पहले बात से बात निकल जाए कि किसी तरह से रास्ता निकलना चाहिए। इसके संदर्भ में यही ही नहीं, इसकी आवाज़ हम लखनऊ के अंदर, कल लखनऊ में हमारी मीटिंग है, कल लखनऊ में भी इसकी आवाज़ को उठाने का काम करेंगे, क्योंकि आज पॉल्यूशन की मार आज यहाँ पर हरियाणा में पड़ी है, तो निश्चित रूप से इसकी जब यहाँ पर आवाज़ नहीं उठेगी तो कल लखनऊ में भी, उत्तर प्रदेश में भी इसकी आवाज़ कहीं ना कहीं दबाई जाएगी। तो इस आवाज़ को देशव्यापी करेंगे और आरक्षण की सीमा, आरक्षण जो लागू हुआ है उसको किसी भी सूरत पर राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। देखिए, आज जो यहाँ पर इंडस्ट्री, जहाँ पर किसान आंदोलन चला जिससे इंडस्ट्री का प्रभाव हुआ है, प्रभावित हुई है, उसकी यहाँ पर समस्याओं को लेकर, आरक्षण बस के लिए नहीं, समग्र विषयों को लेकर है। तो आज उस अशोक बुवानी जी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष, कुछ विषय वो भी रखेंगे, उसके बाद ठीक एजेंडों को लेकर मिटिंग की गई है। कौन कौन सी महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं मीटिंग में उठाए गए? आज हम लोगों ने इस एरिया के जितने भी इंडस्ट्री एसोसिएशन के लोग हैं उनसे मुलाकात की है और उनकी समस्याओं को जाना है, समझा है, और उस मुद्दों में हमने, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया, उसके अलावा जो मेन हमारा जो फोकस है वो रास्ता जो रोका जा रहा है। अभी प्राइम मिनिस्टर ने जबकि ये बिल वापस लेने की घोषणा भी कर दी है, उसके बावजूद भी किसानों ने इस बात के लिए एडमेंट है कि वो इस बात को नहीं उठा रहे हैं और सारा अपना जो, तो उसको लेकर भी हम लोगों ने एक इस मंच के माध्यम से आवाज़ उठाएंगे कि रास्ते जल्दी खोले जाएं और इस मामले में चाहे भारत सरकार से मिलना पड़े, हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिलना पड़े, हम लोग इस मुहिम को चलाएंगे और जल्दी ही 1 आध दिन में ही मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और भारत सरकार से भी मुलाकात करेंगे। सर, रास्ते तो दिल्ली पुलिस ने रोक रखे हैं। निश्चित तौर पर तभी तो सरकार से मिलेंगे, किसानों से थोड़े मिलने की कह रहे हैं, हम सरकार से मिलेंगे और रास्ता खोले ताकि इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा हो और रोज़गार यहाँ पे उपलब्ध हो सके। अशोक जी, जिस तरह से आप लोगों ने बताया कि फैक्ट्री को काफ़ी लॉस हुआ है, तो किसी तरह के मुआवजे की भी मांग रखी जाएगी सरकार के सामने? हमने ये भी इसमें रखा है, राहत पैकेज किया है कि राहत पैकेज इस फैक्ट्रियों को मिलना चाहिए, बिजली के बिल माफ़ होने चाहिए, जिन लोगों को फिक्स चार्ज लगा हुआ है उन फिक्स चार्ज को ख़त्म करना चाहिए। जब तक 1 साल तक जब इंडस्ट्रियाँ बंद रही
और जो लोग यहाँ पे प्लॉट जो किराए पे बैठे हुए थे इंडस्ट्री वाले और खाली करके चले गए, ऐसे भी 40% लोग हैं इस एरिया में, उन लोगों को भी दोबारा से बहाल करवाना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे इस इलाके को रोज़गार दे रहे थे। तो हम निवेदन करेंगे सरकार से कि इस तरह की सारी चीज़ों को समग्र आइकॉन होना चाहिए सरकार का, ताकि हम लोग इसमें सहयोग कर सकें, हमारी इंडस्ट्री लोग। व्यापार मंडल से रिलेटेड जो है सरकार से, केंद्रीय सरकार से या प्रदेश सरकार से कोई दल जो है मुलाकात करने वाला है? बहुत जल्दी हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और बहुत जल्दी भारत की सरकार में जो भी कॉमर्स मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात करेंगे और सारी चीज़ों से अवगत कराएंगे उनको और सारी समस्याओं से समाधान कराएंगे। उद्योगपतियों के द्वारा जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि उनके साथ लगातार जो है पक्षपात होता रहा है, क्योंकि जिस प्रकार की सुविधाएं लगातार टैक्स वो लोग दे रहे हैं, बावजूद उसके क्षेत्र के विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। अभी हमारे एसोसिएशन के कुछ लोगों ने भी कहा कि रोड्स टूटे हुए हैं, बिजली की सप्लाई प्रॉपर नहीं है, जैसे इस तरह की जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को भी हम लोग भारत की सरकार से, हरियाणा की सरकार से, जो जिससे संबंधित मुद्दे हैं उनके सामने रखेंगे। और निश्चित तौर पे, और हमारे एक साथी ने कहा कि हमने देर से यहाँ पे संभाला, ये भी हमारी गलती रही है, हम लोग देर से संभाला नहीं है, हम लोग पूरी तरह से इन लोगों के टच में रहे हैं और जितना देर आए हैं उतना दुरुस्त आए हैं। जल्दी ही इनको राहत दिलाने के लिए काम करेंगे और इनके साथ खड़े होकर संघर्ष करेंगे। दिल्ली एनसीआर में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन फैल रहा है, उसको लेकर भी लगातार उद्योगों को बंद करने की बात सामने आती रही है, कुछ ऐसे उद्योग रहे हैं, उसको लेकर किस प्रकार से संगठन जो आप लोगों का प्रयास करता है? दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग इस तरह की बात बंद कमरों में बैठ के ये सरकार करती है। पॉल्यूशन केवल इंडस्ट्री नहीं फैला रही, पॉल्यूशन व्यवस्था फैला रही है। अगर हरियाणा की सरकार का, प्रदेश की सरकार का या केंद्र की सरकार की व्यवस्था अगर ठीक रही तो कोई पॉल्यूशन नहीं फैलता। अगर निश्चित तौर पर आपने जब पहले से, जब हम लोगों को जब प्रमाण पत्र लेना पड़ता है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है किसी इंडस्ट्री को चलाने से पहले, तो सरकार उसमें एक मापदंड फिक्स कर रखे है, उस मापदंड के हिसाब से हम लोग इंडस्ट्री चलाते हैं। और फिर उसके बाद पॉल्यूशन की बात कहाँ गई? और जो व्हीकल रोड के ऊपर चल रहे हैं या दूसरे और संसाधन चल रहे हैं, उनको चेक करने की बजाय इंडस्ट्रियों के ऊपर बेफजूल में तलवार लटका देती है सरकार। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे मापदंड फिक्स हैं, उस मापदंड के हिसाब से फैक्ट्रियाँ चल रही है तो उनको चलने दिया जाए। वहाँ बैठ के फटाफट AC कमरों में बैठ के फैसले ले लेते हैं कि भाई पॉल्यूशन ज़्यादा फैला रही इंडस्ट्री को बंद कर दो। जो भी कुछ हो रहा है इंडस्ट्री के ऊपर गाज पड़ती रहती है, चाहे पॉल्यूशन का मुद्दा हो, चाहे कोई आंदोलन हो रहा है, चाहे किसी तरह की और कोई समस्या है, तो इंडस्ट्री को सबसे पहले टारगेट पर रखा जाता है। अभी 75% आरक्षण की बात हो रही है, क्या आप कोई स्किल आदमी मिलते हैं? गुड़गांव की इंडस्ट्री एसोसिएशन में हम कल बैठे थे, वहाँ भी कह रहे थे कि हम तो रखने को तैयार हैं 75% लोगों को, अगर स्किल्ड लोग सरकार को प्रोवाइड करा दे। तो हमने मांग की है कि स्किल कॉलेजेस खोले जाएँ पहले तो, हरियाणा की सरकार स्किल कॉलेज खोले ताकि स्किल्ड लेबर उपलब्ध हो सके, और हम लोग रखने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब स्किल्ड ही नहीं होगी तो हमें ऑटोमेटिकली दूसरी स्टेट से लोगों को बुलाना पड़ेगा और उनको रोज़गार देना पड़ेगा। तो ये इसमें अशोक जी, आपका कहना है कि प्रदूषण इंडस्ट्रीज नहीं फैला रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन सर अगर मापदंडों की बात करें किसानों की पराली की, तो सोनीपत ज़िले में महज 40 ही केस सामने आए हैं। और जो देखा जाए औद्योगिक क्षेत्रों में जो कूड़ा निकलता है उसे बाहर अब भी जलाया जा रहा है, उसमें किसकी गलती है सर? अगर ऐसा कोई आप कुछ करता है उस पर क्या होगा? सरकार की गलती है। मैंने आपको बताया, जब भी हम कोई फैक्ट्री चलाने की बात करते हैं तो हमारे पास 20 लोगों से परमिशन लेनी पड़ती है, उसमें एक पर्यावरण डिपार्टमेंट भी है जिससे परमिशन खुले में आपकी फैक्ट्री का जो बचता है अपशिष्ट पदार्थ जो अब भी जलाया जा रहा है, कॉर्पोरेशन का है। जब कोई प्रोडक्ट वहाँ पे आके वेस्ट पड़ता है तो वेस्ट प्रोडक्ट तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उठा के अपना जहाँ भी उसका ठिकाना वहाँ लगाएगी ना, उसमें इंडस्ट्री का क्या रोल है? इंडस्ट्री का कोई रोल नहीं है इसमें। कोई भी वेस्ट अगर पड़ता है बाहर, वो तो हम घर में रहते हैं तो घर में से भी वेस्ट निकालते हैं 2-4 किलो रोज़, इंडस्ट्री के अंदर भी कोई वेस्ट निकलता है तो 2-4 किलो बाहर निकलता है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि व्यवस्थाओं की कमी है। सरकार इस तरह के प्रोविज़न्स दें। आपने SSIDC डिपार्टमेंट बना रखा है, आपने हुडा डिपार्टमेंट बना रखा है, आप प्लॉट काटते हो, प्लॉट काट के आप जब बेचते हो तो उन सारी चीज़ों के नॉर्म्स को आप पहले से लागू कर देते हो एक इंडस्ट्री के ऊपर। तो जब हम पोल्यूशन और दूसरे जो नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं तो सरकार की भी तो कोई दायित्व है कि अच्छे रोड दे, अच्छी सफाई व्यवस्था दे। तो ये गवर्नमेंट के रोल है
गवर्नमेंट अपने रोल्स को पूरी तरह से निभा नहीं रही है और हमारे ऊपर जो है इंडस्ट्री ऊपर बातें कर रही है। अशोक जी, आपकी बात ठीक है कि नॉर्म्स के तहत फैक्ट्रियाँ चलती हैं, लेकिन पिछले साल के आंकड़े सामने आए थे। सोनीपत के 4 औद्योगिक क्षेत्र में कई हज़ार फैक्ट्रियाँ ऐसी थी जिनके पास फायर की एनओसी ही नहीं थी। नहीं, अगर ऐसा है तो हम लोग इस बात के लिए ये थोड़ी कह रहे कि आप उनके चल क्यों रही है वो सरकार के लिए? सर एनओसी तो आपको लेनी होती है ना? हमने तो ले लिया, आपको दी है ना। अगर बिना किसी एनओसी के अगर हमने इंडस्ट्री चला रहे हैं तो खुलासा ये होता है कि एनओसी नहीं फैक्ट्री के पास। भैया फायर एनओसी भी नहीं मिलता। ये गवर्नमेंट के रूल भी अलग जगह पे अलग है। एक जगह फायर ऑफिसर देता है, एक जगह डीसी देता है। डीसी 15 दिन महीने में एक मीटिंग करता है। अगर डीएलसी की मीटिंग नहीं होती तो फायर का एनओसी अटक जाता है। और उसके बाद भी गवर्नमेंट कभी ये नहीं कहती कि आपका अगर लेट हो गया, आपकी प्रोटेक्शन लेट हुई तो हम आपको राहत देंगे। वो अपने आपके टाइम पे प्रोटेक्शन ना होने की वजह से पेनल्टियाँ लगा देती है वो। अशोक जी ने जो बात की उसमें 2 और बात हमारे एजेंडा में है कि एक तो जो उन्होंने कहा कि फिक्स चार्ज जो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बंद है उनकी भी। दूसरा जो बैंक लोन जिनके ऊपर है उसका इस कार्यकाल में जब इंडस्ट्री को दोष नहीं है कि आपने बंद करवा दी, उनको बंद हो गई तो बैंक लोन माफ़ हो। तीसरा जो 700 यूनिट कभी बंद हुई हैं, 1400 यूनिट है यहाँ पर कुंडली और राय क्षेत्र में, और 700 यूनिट में से 58,000 फैमिलीज अफेक्टेड हुई हैं, उनके लिए राहत पैकेज दिया जाए। और अकाउंटेबल कौन है, जवाबदेह कौन है? तो ये वाली बात हो गई कि व्यापारी तो पस्त है और सरकार मस्त है। अगर किसान अन्नदाता है तो ये भी तो धनदाता है, व्यापारी भी, तो उसके लिए क्या सरकार कर रही है? तो ये 3 एजेंडा पर हमारी तो हजारों अनएम्प्लॉयमेंट होगी यहाँ पे, ये जवाबदेही किसकी है? ये सरकार की जवाबदेही है। अकाउंटेबल कौन है? ये कब तक जवाबदारी किसकी है? कोई टाइम फिक्स है? 15 दिन का टाइम दिया ना। 15 दिन में शिष्टमंडल दोनों लोगों से मिलेगा, नहीं तो फिर आएंगे कि रणनीति बना के बहुत शीघ्र ही, क्योंकि एक बड़ी रैली लखनऊ में है, उसके बाद फिर दिल्ली में इसको सेंट्रलाइज किया। अच्छा, जो रैली होगी वो इसी मुद्दे को लेकर होगी। इसका क्या उद्देश्य है? जैसा कि आपने एक वो कहा कि मतलब कि केंद्रीय सरकार द्वारा सभी उनको खोला जाएगा, तो इसके लिए क्या? आज विगत 2 वर्षों से कोरोना की मार से एमएसएमई सेक्टर और इंडस्ट्री और व्यापारी सेक्टर पहले तरह, लेकिन जैसे जैसे कुछ कोरोना का प्रभाव कुछ कम हुआ, लेकिन वैसे ही किसान आंदोलन चल गया और किसान आंदोलन ने एमएसएमई सेक्टर की कमर तोड़ दी, जिससे सबसे पहले तो यहाँ से कुंडली से दिल्ली के माल की जाने की जो लागत लगती थी वो अगर 100 रुपये लगती थी, आज उसकी लागत 200 रुपये, जस्ट दुगना, जिससे कारण यहाँ पर जब माल की लागत बढ़ेगी तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र का जो उद्योग है वो कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। आज यहाँ का उद्योग बिल्कुल जैसे फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, अभी जैसे बात हुई कि एनपीए बढ़ रहा है। एनपीए दिन पे दिन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, किसी तरह का पैकेज यहाँ की इंडस्ट्री के लिए नहीं मिला। और साथ ही जैसे एक रोड अगर यहाँ पर जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसी बिल वापस लिए गए हैं तो कहीं ना कहीं स्टेट की गवर्नमेंट को और केंद्र की गवर्नमेंट को मिलकर, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र के हाथ में है, तो दोनों लोगों को मिलकर कहीं ना कहीं रास्ते की सुगमता को बनाने का काम करना चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि जितनी जल्दी रोड पे आवागमन शुरू होगा वैसे वैसे इंडस्ट्री का भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। उससे जब इंडस्ट्री बढ़ेगी तो रोज़गार भी बढ़ेगा। आज 2 चीज़ें हैं जहाँ पर कोरोना काल से और किसानों के आंदोलन से कहीं ना कहीं जो एमएसएमई सेक्टर प्रभावित है, साथ ही जो आरक्षण की प्रक्रिया को लागू किया गया है उससे भी इससे प्रदेश में और देश में, जिस तरह प्रदेश में 75% का आरक्षण यहाँ पर किया गया है, तो वहाँ पर भी इंडस्ट्री बंद होने की कगार पर आती जा रही हैं। सबसे पहले स्किलफुल लेबर की आवश्यकता है। जब स्किलफुल लेबर हो उसके लिए सरकार को पहले योजना बनानी चाहिए, फिर कोई कानून बनाना चाहिए। आज बगैर योजना के कानून बनाए जा रहे हैं। इस पर सरकार को चाहिए कि पहले कोई योजना बनाने से पहले यहाँ की इंडस्ट्री जो सेक्टर है उसके लोगों को अपने साथ बैठा ले, ताकि योजना कागज पर न रहकर धरातल पर उतरनी चाहिए। क्या कदम रहेगा अगला? हमारे 3 प्रमुख मांगे हैं कि यहाँ कुंडली और राय क्षेत्र में जो 700 यूनिट के करीब बंद हुई हैं, आधी से ज़्यादा, उन तमाम यूनिटों को बंद होने से जो 58,000 फैमिलीज़ बेरोजगार हुई हैं
उनको राहत दी जाए, उनको रोजगार की व्यवस्था की जाए। दूसरा, जो इंडस्ट्रीज बंद हुई है और जो नहीं चल रही घाटे में, उनके जो फिक्स बिजली के बिल आ रहे हैं वो माफ़ किए जाएँ। तीसरा, इस पीरियड में जिनकी औद्योगिक का कोई कसूर नहीं है, उनका जिनका बैंक लोन है उसका इंटरेस्ट माफ़ हो, और सरकार कुछ इस तरह का राहत पैकेज जारी करे जिससे कि 700 यूनिट जो बंद हुई हैं और बाकी 700 यूनिट करीब जो घाटे में चल रही हैं उनसे को राहत पैकेज दिया जाए। ये हमारी प्रमुख मीटिंग रही है, आपके समक्ष कई मुद्दों को रखा गया है, क्या अगला कार्य रहेगा और क्या अगले कार्य? हमारा जो उद्देश्य है रोड खुलना चाहिए। रोड खुलने के कारण बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। आज 14 महीने हो गए, यहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्री है सारी इंडस्ट्रीज बर्बाद होने की कगार पे आ गई है। सबसे पहला मुद्दा है रोड खुलना चाहिए। उसके लिए हरियाणा की सरकार से टाइम बाउंड ज्ञापन, और उसके बाद हम संघर्ष करेंगे। ये ज्ञापन में किन किन मुद्दों को आपने हाईलाइट किया और ज्ञापन कहाँ सौंपेंगे? मैंने आपको बताया, पहले हरियाणा की सरकार को सौंपेंगे, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर पार्लियामेंट के आगे प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे और भारत की सरकार से बात करेंगे। ये सारी बातें हमने आज। निष्पक्ष, निर्भय और सत्य बताते हैं। हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते हैं। KKN न्यूज़ समाज को आईना दिखाते हैं।